जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने इस चैनल पे मैथ्स फाउंडेशन टॉपर्स बैच 2025 स्टार्ट किया है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। ठीक है, इस बैच की हमने 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया है। और आज इस बैच की चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। और इसमें क्या करेंगे, हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए 31 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सिंप्लीफाई, देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया और बोल रहा है कि ये इसके बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह एक अभाज्य संख्या है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अभाज्य नहीं बल्कि अभाज्य की घात है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा बल्कि उसकी एक पावर मिलेगी। ठीक है, तीसरा आंसर ऑप्शन देखें क्या कह रहा है कि अभाज्य की घात नहीं बल्कि एक समग्र सम संख्या मिलेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि हमें एक अभाज्य संख्या की घात नहीं मिलेगी बल्कि एक कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या यानी कि समग्र सम संख्या मिलेगी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अभाज्य की घात बल्कि एक समग्र विषम संख्या। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉट ए पावर ऑफ प्राइम। ठीक है, एक प्राइम नंबर का पावर नहीं होगा बल्कि कंपोजिट ऑड नंबर होगा, यानी कि विषम भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, जो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर कितना मिलेगा। तो ये सबसे पहले क्या करिए, 5 की मल्टीप्लाई करिए 3 में, 5 से कितना होता है 15, यानी कि 5 से 15, और 15 की गुणा जब 2 करेंगे कितना 30, और 30 की गुणा जब आप 7 में करेंगे तो कितना आएगा 210, कितना आएगा 210, और 210 की गुणा जब आप 11 में करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे, देखिए 210 की गुणा आप 11 में करेंगे तो कितना आएगा 210 की गुणा 11 में करिए, देखिए कितना आ रहा है 2310, कितना आ रहा है 2310। और आप जैसे ही इसमें आप एक ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 2311। अब आप ध्यान देंगे कि 2311 क्या है, आप देखेंगे क्या एक अभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या की घात है कि क्या है। दिया गया ऑप्शन देखिए आप, जो 2311 है, 2311 आप देखेंगे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। क्या होता है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, और जो नंबर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो पूर्णांकों p और q, क्या दिया है, दो पूर्णांकों p और q के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो अपेक्षाकृत अभाज्य हैं। अपेक्षाकृत अभाज्य का मतलब कि को प्राइम, क्या दिया हो, को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास दो पूर्णांक दिए हैं p और q क्या करिए, दो पूर्णांक दिए गए हैं, दो इंटीजर दिए गए हैं, और इससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ये दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे के को प्राइम है, क्या है, को प्राइम है। अब देखिए इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए, हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन इसको क्या करता है, सही करता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकते हैं, यानी कि अगर p q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो p भी क्या हो सकता है, आपका एक प्राइम नंबर हो सकता है, और q भी आपका क्या होता है, एक प्राइम नंबर हो सकता है। तो हमने जब आपको को प्राइम पढ़ाया था तो उस टाइम भी बताया था कि अगर पी क्यू दो को प्राइम नंबर हैं तो इसमें पी अभाज्य संख्या हो सकता है और क्यू भी अभाज्य संख्या हो सकता है, यानी कि पहला जो कथन दिया गया है वो क्या है, सही है। अब देखेंगे दूसरा कथन क्या दिया है, पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या हो सकती हैं। क्या पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या हो सकती है, तो एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे। आइए एग्जाम्पल दो हमारे पास क्या है, पहला एग्जाम्पल लेते हम लोग 4, क्या लेंगे 4 देखिए हमारे पास क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब 9 लेंगे, 9 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब देखिए 4 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, लेकिन 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के को प्राइम हुए, यानी कि ऑप्शन दूसरा भी क्या है, सही है। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, p और q में से एक अभाज्य और दूसरा संयुक्त हो सकता है। ठीक है, और बोल रहा है कि p और q हमारे पास को प्राइम नंबर है, तो एक इसमें से क्या हो सकता है, को प्राइम हो सकता है। क्या हो सकता है, को प्राइम नहीं, एक इसमें से क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है, प्राइम नंबर, यानी कि p और q दो अगर हमारे पास सहअभाज्य संख्या दिया गया है तो पहला संख्या हमारे पास क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकता है, और दूसरा संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहला क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। एक अपने पास अभाज्य संख्या ले लेंगे 2, और दूसरा क्या होना चाहिए, देखिए दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरा संयुक्त हो सकता है। दूसरा संयुक्त ले लेंगे हम 9, दूसरा क्या ले लेंगे, संयुक्त हो गया 9। अब देखिए 2 क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होता है, 9 क्या होता है, एक भाज्य संख्या हो सकता है।
तो इसके बावजूद भी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आज जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या हुई हमारे पास सह-अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर हुई। यानी कि यहाँ पे तीनों कथन क्या किए हैं, सही दिए। पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन भी क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब देगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। तो जो गलत है हमको वही क्या करना है, फाइंड करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। एक न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो हमने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उस टाइम भी बताया था कि एक को तो ना हम भाज्य संख्या मानते हैं और ना ही अभाज्य संख्या मानते हैं, यानी कि पहला कथन क्या गया है, सही दिया गया है। आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो जब आपको हमने पूर्णांक पढ़ाया था तो वहाँ पे धनात्मक इंटीजर और मतलब कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ाया था। तो वहाँ पे बताया था कि जो जीरो होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो वही बात यहाँ भी बोला है, यानी कि दूसरा कथन भी क्या दिया है, सही दिया गया है। अब देखिए तीसरा कथन क्या दिया गया है कि अगर P इंटू क्यू एक सम संख्या है, सम यानी कि इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, तो P और Q हमेशा सम होंगे। तो P और Q क्या होंगे, हमेशा सम होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या ये बात सही है कि गलत है। देखिए अगर हम अपने पास एक एग्जाम्पल ले लें सम संख्या, देखिए एक ले लिए 4 और दूसरा के ले लिए 6, दोनों क्या है, सम संख्या। और 4 छक्का कितना होता है, 24, और 24 भी क्या है, इवन नंबर। यानी कि ये क्या कह रहा है कि P और Q सम है। देखिए P और Q दोनों क्या है, सम है, तो P इंटू क्यू भी क्या होंगे, हमेशा सम होंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या। अब देखिए अगर हम यहाँ पे P को 3 कंसीडर कर ले रहे हैं और Q क्या कर ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 6, यानी कि एक हमने क्या ले लिया, विषम संख्या ले लिया, एक सम संख्या ले लिया। आप इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 कितना, तो 18, एक सम संख्या ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक सम संख्या। यानी ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही सम संख्या होंगी, यानी कि एक सम और दूसरा विषम भी हो सकता है, दोनों सम भी हो सकते हैं। क्या कहते हैं, दोनों सम भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो तीसरा ऑप्शन दिया ये क्या दिया गया है, गलत दिया। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, P क्रॉस Q, यानी कि P इंटू क्यू, क्रॉस नहीं, P इंटू क्यू क्या दिया है, सम है, तो P और Q हमेशा सम होंगे। क्या बोलेगा, हमेशा ही सम होंगे। ऐसा थोड़ी जरूरी थोड़ी कि हमेशा सम होंगे, एक सम और दूसरा विषम भी हो सकता है। ठीक है, अब इसलिए ऑप्शन क्या होगा, गलत, और हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए डी ऑप्शन भी एक बार हम लोग देख लेते क्या दिया है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि n, यहाँ पे ये √n नहीं रहेगा, ठीक है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n होगा। ठीक है, यहाँ देखिए n हमारे पास क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या, इंटीजर है, तो √n की वैल्यू क्या होगी, √n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वही पूछ रहा है। देखिए हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। तो आप एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे। देखिए रूट और n क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे कोई भी अपने पास एक प्राकृतिक संख्या रख दीजिए। देखिए हम अपने पास एक प्राकृतिक संख्या रख दे रहे हैं, √2। अब देखिए ये तो क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखी, क्योंकि 2 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या। जैसे हमने यहाँ पे 2 रखा तो देखिए ये क्या हुआ, एक प्राकृतिक, हमेशा एक बोला कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा। अब √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। लेकिन देखिए अगर यहीं पे हम लोग 4 रखे होते, क्या रखे होते, 4, तो अब देखिए जैसे यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 4 भी क्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे इससे हम बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2, 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, कभी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, गलत दिया है। दूसरा ऑप्शन ने क्या दिया है, हमेशा एक परिमेय संख्या। क्या हमेशा एक परिमेय संख्या निकलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था √4, इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना रहा, 2, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ भी हमने एग्जाम्पल लिया था √2 तो सॉल्व करेंगे तो ये रूट में ही रह जाएगा, और रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू रह जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ये क्या बोल रहा है कि हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगा। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ। अब तीसरा ऑप्शन नहीं क्या दिया है कि हमेशा एक अपरिमेय संख्या, बोला कि हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। फिर हम वही दोनों एग्जाम्पल लेंगे जो लिए थे। देखिए पहला क्या था, √2 और दूसरा क्या था, √4। तो बोला कि हमेशा एक अपरिमेय संख्या। देखिए √2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट वाली वैल्यू है। लेकिन जैसे √4 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 2, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ बोला हमेशा अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ परिमेय संख्या भी मिल रहा है। यानी कि तीसरा ऑप्शन भी क्या दिया है, गलत दिया है।
और जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो आंख बंद करके चौथा ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए कि वही सही होगा। अब देखिए एक बार हम पढ़ भी लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। बोला है या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। बोल रहा है या तो एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा या एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या ये बात सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो देखिए रूट में 2 ले लिए, तो रूट में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या भी मिल रहा है। बोला या एक प्राकृतिक संख्या। अब देखिए रूट में 3 ले लेते हैं, रूट में 3 ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट में 4 लेंगे, रूट में 4 लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। और 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि यहाँ पे रूट के अंदर हम n का और कोई अपने पास से एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं, तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है प्राकृतिक संख्या भी मिल रहा है और अपरिमेय संख्या भी मिल रहा है, यानी कि दोनों मिल रहा है। इस हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है कि n² - 33, यहाँ पे क्या दिया n² - 31 और n² - 29, तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। ये तीनों नंबर क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है, तो बोल रहा है कि n के कितने वैल्यू पॉसिबल है। ये नहीं पूछ रहे कि n का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है कि n के कितने मान निकलेंगे। ठीक है, हमारे पास ये कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और देखेंगे क्वेश्चन दिया क्या है। तो आप देख रहे हैं तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तीनों नंबर क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों नंबर के बीच देखिए, आप ध्यान देखिए, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी कि तीनों कितने 2-2 के अंतराल पर आने वाली संख्याएं हैं। और आपको जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था प्राइम नंबर, तो वहाँ पे आपको बताया था कि क्रमागत, ठीक है, एक ही देखिए 2 की अंतराल पर आने वाली संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का एक ही ऐसा पेयर पॉसिबल है जो 2-2 के अंतराल पर आए। वो पेयर कौन सा है आपके पास, 3, 5 और 7। कितना है, 3, 5 और 7। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2। यानी कि ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं भी हैं, और तीनों के बीच क्या है, 2-2 का अंतर है। तीनों के बीच क्या है, 2-2 का अंतर है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला कि ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, और तीनों के बीच भी कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर। क्योंकि देखिए आप देखेंगे -33 है, कितना है, -33 है। अब जैसे ही आप इसमें 2 ऐड करेंगे, n² - 33 था, अब जैसे ही आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, n² - 31 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब फिर इस वाले में जैसे ही आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, n² - 29। तो आप देख रहे हैं कि 2 जोड़, पहले तो ये था, जैसे 2 जोड़े तो आपके पास क्या मिल गया, n² - 30 मिल गया, और फिर जैसे इसमें 2 ऐड करें तो n² - 29 मिल गया। यानी कि ये तीनों संख्या क्या है, 2-2 के अंतराल पर और अभाज्य संख्या है, यानी कि 2-2 के अंतराल पर आने वाली अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा पेयर पॉसिबल है। वो पेयर कौन सा है, 3, 5 और 7। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए जिसमें से सबसे बड़ी संख्या घटाई जाती है वही संख्या क्या होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि n² सब में क्या है, सेम है, तब जिसमें से सबसे बड़ी संख्या घटाई जाएगी वो सबसे छोटी होगी। अब देखिए n² में से 33 सबसे बड़ा है और इसको सबसे बड़ी संख्या घटाई जा रही है, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, ये होगा। अब हम किसी एक को लेके सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। यानी कि n² - 33 का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 3 होगा। अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए n² और 33 जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 33 -33 है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +33 हो जाएगा, यानी कि +33 हो जाएगा। 33 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा, 36, यानी कि n² की वैल्यू कितनी आ गई, 36 के -33 दूसरे साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, +33, अब +33 हो गया तो 33 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए आपको मालूम होगा जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं क्या करते हैं, जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, रूट में 36। अब जैसे रूट में 36 आपको मालूम होगा ये क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ से जैसे हम लोग इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो +-6 हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। क्योंकि हमको बताया था कि जब भी स्क्वायर से कोई भी वैल्यू बाहर, स्क्वायर रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती है तो +- के साथ आती है, यानी कि उसका एक आंसर प्लस में आएगा, दूसरा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। जो 36 रूट में 36 की वैल्यू कितना है, +-6, तो इसके n के कितने मान निकले, n के कितने वैल्यू निकले, एक तो निकला +6 और दूसरा निकला -6। कितना निकला, -6, यानी कि n के कितने मान संभव है, 2। n के कितने मान संभव है, 2। कौन कौन से, एक +6 एक -6, यानी कि यहाँ पे पूछा क्या है, n के मानों की संख्या, n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी, तो संख्या इसकी कितनी आ गई, 2। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपको समझ आया। देखिए अब इस बार इससे भी सॉल्व कर सकते थे, एन स्क्वायर माइनस 31 को भी लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। देखिए एन स्क्वायर -31 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, देखिए इसकी वैल्यू थी 3, इसकी वैल्यू थी 5, इसकी वैल्यू थी 7। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है 5। अब देखिए 31 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा +31। अब +31 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, यानी कि रूट में 36 होगा कि नहीं होगा। आप देखिए एन स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। देखिए -31 दूसरे साइड जाएगा तो +31 हो जाएगा, 31 5 मिले कितना हो जाएगा 36। अब देखिए जब आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, और जैसे रूट लगेगा तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी +-6 की यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गया, यानी कि इसकी संभावित मानों की संख्या कितनी होगी 2 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या दिया गया है, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है 100 है। इनमें से एक किसी दूसरी से 36 अधिक है, यानी कि इन तीनों संख्याओं में से एक संख्या ऐसी है जो दूसरे संख्या से क्या है 36 अधिक है। तब इन संख्याओं में से एक संख्या है, तो इन तीनों में से कोई एक संख्या हमको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब आपको मालूम होगा कि 2 को छोड़ के, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं विषम होती हैं। क्या होती हैं विषम होती हैं। अब आप देखिए 3 विषम नंबर को जोड़ के देखिए, 3 विषम नंबर को जोड़िए, जैसे 3 विषम नंबर को जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर क्या है, पहला विषम हो गया 3, दूसरा हो गया 5 और एक हो गया 7। ये तीनों क्या है विषम नंबर है। आप 3 विषम नंबर को जोड़िए तो देखिए कितना 5 में 3 कितना 8 और 8 में 7 जोड़े कितना 15, कितना 15, यानी कि 3 विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद से हमेशा एक क्या होती है विषम संख्या ही मिलती है। लेकिन देखिए यहाँ पे बोला है 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या दिया है 100 दिया है। अब 100 क्या एक सम संख्या है। अब हमको मालूम है कि आप जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसको जोड़ने पर हमको एक विषम संख्या मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक सम संख्या है। यानी कि इसका मतलब कि इन तीनों में से एक संख्या 2 जरूर होगा, क्योंकि देखिए जैसे ही आप देखिए 2 के साथ 2 विषम संख्याओं को जोड़िए, कोई सा भी, एक 3 ले लिए एक 5 ले लिए। देखिए 5 में 3 जोड़ कितना 8 और 8 2 कितना होता है 10, यानी कि एक सम संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है सम संख्या दिया गया है, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर एक सम संख्या दिया गया है तो इसका मतलब कि उन तीनों में से एक संख्या 2 होगी। इन तीनों में से एक संख्या क्या होगी 2 होगी। अब देखिए इन तीनों में से एक संख्या होगी 2 होगी। अब देखिए 2 के अलावा 2 और संख्याएं होंगी और दोनों कैसी होंगी विषम होंगी। कैसी होंगी विषम होंगी। अब वो कौन सी होंगी संख्याएं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। इतना समझ में आया ना आपको। जब भी 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या दिख जाए, जब भी 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या दिख जाए तो आप समझ लेंगे इन तीनों संख्याओं में से एक संख्या आपकी क्या होगी 2 होगी। अब बाकी की जो दोनों बचे हुए संख्याएं हैं 2 कोई अदर दूसरे विषम संख्याएं होंगी। अब देखिए क्वेश्चन पे आप एक बार और हम ध्यान दें, क्वेश्चन क्या बोला है कि इनमें से एक किसी दूसरी से 36 अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं इसमें से एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी इससे 36 अधिक, यानी कि x + 36 हो जाएगी। क्या हो जाएगी x + 36 हो जाएगी। तो हम लोग रख देते हैं इसको वैल्यू। देखिए एक तो संख्या 2 होगी ये तो फिक्स है, ठीक है, एक संख्या क्या होगी 2 होगी ये तो फिक्स है, और दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो तीसरी संख्या क्या होगी इससे 36 अधिक, यानी कि x + 36 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में दिया है इन तीनों को जोड़ने के बाद से आंसर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। इन तीनों को जोड़ने के बाद से आंसर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तब इसको आप सॉल्व करें। देखिए x और x मिले क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 36 में आप जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और बराबर में कितना दिया है 100 दिया है, बराबर में कितना दिया 100 दिया है। अब देखिए यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 100 जो इधर देखिए 38 क्या दिया है प्लस में दिया है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 100 में से जब आप 38 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास। देखिए एक बार 100 में से 30 घटा दीजिए कितना होगा 70, और 70 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 62, कितना हो गया 62, यानी कि 62 आ गया। जब 100 में से 38 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा 62 आएगा। अब देखिए 2 इधर क्या था मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 31 बार में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 31 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 31 आ गई। अब देखिए तो x की वैल्यू 31, यानी कि हमारे पास पहला संख्या एक हमने क्या माना था 2 था, क्योंकि हमको मालूम है कि एक संख्या इसमें से 2 होगी, और दूसरी क्या निकल के क्या है 31 निकल के आई। अब तीसरी संख्या इससे 36 अधिक है, इससे क्या है 36 अधिक है, तो यानी कि इसमें अगर हम लोग 36 जोड़ देंगे, अब 36 जोड़ देंगे 6 कितना हो जाएगा 7, और 3 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 67। यानी कि पहली संख्या हमारे पास मिला 2, और दूसरी क्या मिली 31, और तीसरी क्या मिली 67। अब देखिए बोला कि इसमें से कोई एक संख्या होगी। देखिए
दो, देखेंगे क्या ऑप्शन में कहीं दो दिया गया है, नहीं दिया गया, यानी कि ये तो नहीं होगा। देखेंगे 31, 31 कहीं दिया गया है, 31 भी कहीं नहीं दिया है। 67, 67 कहीं दिया है, नहीं दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, नॉन ऑफ द एबव, यानी कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू निकल गई, क्या निकल गई, एक तो तीन अभाज्य संख्याएं बोला गया है ना, तीन अभाज्य संख्याओं में से पहला अभाज्य संख्या 2 हो गया, दूसरा क्या हो गया 31, और तीसरा क्या हो गया 67। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहे हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, नॉन ऑफ द एबव। अगर इन यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव ना देकर अगर यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक नंबर दे दिया, जैसे 31 ही दे दिया रहता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है 31। क्योंकि हमको किसी एक संख्या पे ही टिक लगाना था, क्या करना है, किसी एक संख्या पे ही हमको क्या था, टिक लगाना था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए इस पीडीएफ में हमने क्या किया, आपके लिए इजी से हार्ड सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत आसान भी लगेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, बहुत टफ भी लगेंगे। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 37 से देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये कथन हमारे पास क्या क्या दिया गया है, दो लगातार पूर्णांकों में से एक क्या होता है, सम संख्या। मतलब बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो पूर्णांक लिखे गए हैं, क्या किए गए हैं, दो पूर्णांक लिखे गए हैं, तो उसमें से एक सम संख्या होगा। आप कोई सा भी दो क्रमागत पूर्णांक समझ लीजिए। लगातार पूर्णांक का मतलब कि जस्ट एक संख्या के बाद से दूसरा कोई संख्या है, तो कोई सा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 3 और 4 ले लेते हैं। देखिए 3 और 4 दोनों लगातार हैं, तो इसमें से एक क्या होगा, सम संख्या। देखिए एक सम संख्या है कि नहीं है, यहाँ पे एक सम संख्या के अलावा ये भी बोल सकते हैं कि एक विषम संख्या होगा, क्योंकि आप कोई दो लगातार पूर्णांक सोच लीजिए अपने दिमाग में, तो उसमें से एक सम होगा और दूसरा क्या होगा, विषम होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 67 और 68 ले लिए। अब देखिए इसमें से एक सम है और एक क्या है, विषम है। यानी कोई सा भी आप दो लगातार पूर्णांक लिखेंगे तो उसमें से हमेशा ही एक क्या होगा, सम होगा और एक विषम होगा। क्या बोला, दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम होगा, मतलब उसमें से क्या होगा, एक सम संख्या होगा। यानी कि ये कथन क्या क्या दिया है हमारे पास, सही दिया है। ये कथन क्या दिया है, एक सही है। यानी कि पहला कथन तो हमारे पास सही दिया है। अब दूसरा कथन देखेंगे, दूसरा कथन क्या दिया है, विषम पूर्णांकों का जो वर्ग होता है वो 8n+1 के रूप का होता है। तो जब आपको हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसी टाइम आपको बताया गया था कि जो विषम पूर्णांकों का अगर हम लोग वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी विषम पूर्णांक का वर्ग, जैसे 3 का ही वर्ग, 3 क्या है, विषम संख्या। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9। और जो ये 9 है वो हमेशा ही 8n+1 के रूप का ही होगा। क्या होगा, 8n+1 के रूप। अब देखिए इसको 8n+1 के रूप में हम लोग तोड़ पाते नहीं। ठीक है, 9 को हम लिख सकते हैं 8 × 1+1, क्योंकि देखिए 8 में 1 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 8, और 8 में 1 की गुणा कितना आएगा, 9। यानी कि इसको हम लोग 8n+1 के रूप में लिख लिए। तो आपको हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था कि किसी भी विषम पूर्णांक का जो वर्ग करेंगे तो हमेशा ही 8n+1 के रूप का ही आएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा कथन भी क्या दिया गया है, सही दिया गया है। अब बोले उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब उपरोक्त कथन जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है, तो पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, यानी कि बोथ 1 और 2, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों कथन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। इसका जवाब तो आप लोग को तुरंत देखते ही समझ जाना चाहिए कि इसका जवाब क्या हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव होगा। यानी पूछ रहा है कि किसका, इस चारों ऑप्शन में से किसका डेसिमल जो है, यानी कि इसका जो डेसिमल वैल्यू आएगा किसका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब कि अशांत दशमलव आएगा। कैसा आएगा, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव आएगा। अशांत होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पुनरावृत्ति, यानी कि एक ही संख्या बार बार रिपीट करना चाहिए। तो आपको बताया था किसी भी परिमेय संख्या को देख के हम लोग बता सकते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उसका जो हर दिया गया था, क्या दिया गया था, जो हर दिया गया है सॉरी। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर को हम किसी भी परिमेय संख्या को बताना हो कि उसका जो दशमलव विस्तार हो, जो उसका दशमलव आएगा वो शांत आएगा कि अशांत आएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका हर देखते हैं। जिस भी परिमेय संख्या का हर 2m के रूप का दिख जाए, या 5m के रूप का दिख जाए, या 2m × 5n के रूप के दिख जाए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसका जो दशमलव होगा वो क्या होगा, शांत होगा। और जिसमें ऐसा ना दिखे समझ जाएंगे उसका दशमलव क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे किसका किसका ऑप्शन यहाँ पे इसके अलावा दिया गया है। ठीक है, 1600 दिया है, क्या दिया है, 1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 × 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 16। अब देखिए 2 की पावर 4 कितनी होती है,
2 की पावर 4 क्या होती है 16। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब जो 100 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताए थे जितना जीरो होगा, देखिए जब भी ये 2 और 5 के रूप में टूटेगा और जितना जीरो होगा उतना इस पर क्या लग जाएगा, पावर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पावर लग जाएगा। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 आ जाएगी। देखिए 4 और 2 मिले क्या तो 6 और 5 की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में टूटा कि नहीं टूटा, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में टूट गया। यानी कि इसका जो दशमलव निकलेगा, दशमलव वो क्या आएगा, शांत आएगा। क्या आएगा, शांत आएगा, क्योंकि इसमें केवल इसके हर में 2 और 5 ही आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 2 और 5, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ रहा है। और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या होगा, शांत नहीं आएगा। अब 8 को देखिए क्या करेंगे, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 8 को आप लोग देखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 3। यानी इसमें केवल 2 की पावर m के रूप का आ रहा है, यानी कि इसका भी दशमलव क्या होगा, शांत होगा। आप तीसरा ऑप्शन देखेंगे 50। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 को 25 गुणे 2 लिख सकते हैं। 25 दूनी कितना होता है 50, और 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर और गुणे 2। तो आप देखेंगे इसमें भी केवल 2 और 5 ही आ रहा है, 2 और 5 ही आ रहा है, तो केवल 2 और 5 दिख गया। इसका मतलब कि इसका भी दशमलव क्या होगा, शांत आएगा। क्या आएगा, शांत आएगा। और जब 3 ऑप्शन शांत क्या आ गए, यानी कि जो चौथा ऑप्शन बचा है वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी हम आपके लिए इस क्वेश्चन को चेक जरूर करेंगे कि कैसे हमने को पता चला कि ये आसान होगा। देखिए इसके हर में क्या दिया गया, 6। अब देखिए 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 2 और 3 टूटेगा। 2 में 3 की जब आप गुणा करेंगे तभी क्या आएगा, 6 आएगा। और हर होना क्या चाहिए, या तो केवल 2 आना चाहिए, उसमें 2 की पावर कुछ होनी चाहिए, या 5 की पावर कुछ होनी चाहिए, या उसमें दोनों अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि दोनों अगर साथ में आ रहे 2 और 5, तो उन दोनों की कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या दिख जाए तो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव अशांत हो जाएगा। देखिए इसमें 2 तो दिया है, लेकिन साथ में एक तीसरी संख्या 3 भी दे दिया गया है। तो और ये 5 रहता तो शांत आता, लेकिन 5 के अलावा दूसरी संख्या दे दिया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से, ये सारा क्या है आपका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको देखते ही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चंस में, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, इस चारों में से आपको गलत कथन को क्या करना है, ढूंढना है कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो पहला कथन देखिए क्या दिया गया है, 2 से अधिक। 2 से अधिक मतलब कि 2 से बड़ी, 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है। यानी कि 2 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें से उन दोनों का अंतर निकालें, यानी कि एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएं, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो हमेशा ही किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ऐसा पहला कथन कह रहा है। तो आप देखिए 2 से अधिक, अब आपको पता होगा 2 से बड़ी कोई से भी अभाज्य संख्या आप ले लें, वो सभी क्या होती हैं, विषम होती हैं। 2 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या क्या होती है, सभी क्या होती हैं, विषम होती हैं। और आपको मालूम है जब भी विषम संख्या में से आप विषम संख्या को घटाते हैं तो आंसर एक हमेशा क्या आता है, सम संख्या मिलता है। क्या मिलता है, एक सम संख्या मिलता है। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए 13 और 11। 13 में देखिए 13 और 11, 13 भी क्या एक विषम संख्या, 11 भी क्या एक विषम संख्या। अब जब 13 में से आप 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 क्या एक सम संख्या। अब आपको पता है सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित होती हैं। यानी कि आप हमेशा इसका जब भी अंतर निकालेंगे तो एक सम संख्या ही मिलेगा, और सम संख्या है तो हमेशा 2 से विभाजित होगा। यानी कि पहला कथन क्या है, सही है। पहला कथन तो सही ही दिया है, लेकिन हमको ढूंढना क्या है, जो कथन गलत दिया गया हो। अब देखिए दूसरा हम लोग ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है कि 2 भिन्न पूर्णांकों m n एक अभाज्य संख्या p के लिए यदि p गुणनफल m क्रॉस m इंटू एन, क्रॉस नहीं, क्रॉस कहने की हमको आदत हो गई है, लेकिन यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं, हम क्या करेंगे m इंटू एन, यानी कि m की जब हम लोग n से गुणा करेंगे विभाजित करता है तो p या तो m को या n को विभाजित करता है। यानी कि देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक गुणनफल दिया गया है m इंटू एन, क्या दिया है, m इंटू एन, अगर इसको हम लोग p से विभाजित करते हैं, किससे करते हैं विभाजित, p से विभाजित करते हैं, तो p या तो m को काटेगा या p या तो n को काटेगा, मतलब कि इन दोनों में से किसी एक को क्या करेगा, p काटेगा। तो ये सही दिया है कि गलत दिया है, तो आप देखेंगे कोई एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। देखिए p क्या होना चाहिए, m n क्या पूर्णांक होना चाहिए, और एक अभाज्य संख्या p क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब देखिए हम अपने पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6 ले लिए एक पूर्णांक, और दूसरा पूर्णांक के ले लिया हमने 8 ले लिया, क्या ले लिया, 8 ले लिया।
अब देखिए इसको हम लोग एक अभाज्य संख्या यानी कि 3 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 3 से भाग करते हैं। देखिए अगर ये इससे विभाजित होगा तो इन दोनों में से किसी एक को काटेगा। अब देखिए 3 से 8 तो कटने वाला नहीं है, 3 से क्या कटेगा? 6 कट जाएगा। कितनी बार में? 2 बार में। 3 दूनी कितना? 6। यानी ये किसी एक को ही काटेगा। क्या करेगा? किसी एक को ही काटेगा। वही ये ऑप्शन कह रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? दो भिन्न पूर्णांकों m और n। देखिए ये दो भिन्न पूर्णांक हो गए m और n, ठीक है। एक अभाज्य संख्या p, देखिए नीचे हमने क्या लिख दिया? एक अभाज्य संख्या p लिख दिया। अगर p गुणनफल m क्रॉस n को विभाजित करता है, यानी कि इसका गुणनफल, ये जो गुणनफल है, अगर इसको ये p यानी कि 3 विभाजित करता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो 3 है इन दोनों में से किसी एक संख्या को ही विभाजित करेगा। और वही ऑप्शन ही बोल रहा है, यानी कि दूसरा कथन भी आपके पास क्या दिया है? सही दिया है। दूसरा कथन भी क्या दिया है? सही दिया है। अब तीसरा कथन को देखें। तीसरा कथन हमारे पास क्या दिया है? तीसरा कथन कह रहा है यदि एक संख्या 6n-1 यानी कि 6n-1 के रूप में लिखा है, n एक धन पूर्णांक है, यानी कि n का हम लोग कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, तो यह एक अभाज्य संख्या होगा। तो इसको क्या होगा? एक अभाज्य संख्या मिलेगा। तो आपको हमने बताया था कि अगर कोई अभाज्य संख्या दिया गया है, क्या गया है? अभाज्य संख्या दिया गया, तो ये तो 100% कन्फर्म तो ये इसी रूप में होगा। लेकिन इसके रूप में अगर कोई संख्या लिखी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। 6n-1 के रूप में अगर कोई संख्या लिखी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो यानी कि जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो क्या बोला है? गलत बोला है। यही जब गलत बोला है तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमको गलत पॉइंट ही ढूंढना था। अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? 3 अभाज्य संख्याओं का यानी कि 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें दो निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो। तो आपको बताया था कि 3 अभाज्य संख्याओं का एक ही ऐसा पेयर जो 2-2 के अंतर पर आते हैं। देखिए वो भी कौन सा है? 3, 5 और 7। ये तीनों के अभाज्य संख्या है, तीनों के बीच अंतर कितना है? 2-2 का है, ठीक है। तो यानी कि चौथा ऑप्शन क्या दिया? सही बोला है। तो हमको गलत ढूंढना था तो गलत सी दिया था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है? 3 नंबर जो एक दूसरे के अभाज्य हैं, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है। 3 नंबर, जैसे हम तीनों नंबर मान लेते हैं XYZ। क्या मान लेते हैं? 3 नंबर हमारे पास दिया गया है XY और Z। 3 नंबर हमने अपने पास से मान लिया। ये तीनों क्या है? अभाज्य हैं। क्या है? अभाज्य, यानी इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर पहले 2 का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या XY और Z माना है। क्या क्या माना है? XY और Z। क्या माना है? XY और Z। बोल रहा है कि अगर पहले 2 का गुणनफल, यानी कि अगर x की गुणा हम लोग y में करते हैं तो कितना आ रहा है? 286। कितना? 286। और बोल रहा है अंतिम 2 का गुणनफल, अंतिम 2 हमारे पास क्या दिया है? y और z, यानी कि y की गुणा जब हम लोग z में करेंगे तो इसका गुणनफल कितना आ रहा है? 770 आ रहा है। कितना आ रहा है? 770 आ रहा है। तो बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग क्या होता है? इसका है कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या करिए? वो पूछ रहा है कि x में y और z इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना मिलेगा। तो इसके लिए तो हमको पता करना पड़ेगा कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू कितनी है। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और इन दोनों को हम जब भाग करेंगे एक दूसरे से, क्या करेंगे? भाग करेंगे तो हम देखेंगे इसमें लेफ्ट साइड में देखिए, आप इसको छोड़ दीजिए, केवल लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, यानी कि ऊपर नीचे से y कट गया। यानी कि देखिए और इसके बराबर यही चीज़ दिया है, इस वाले चीज़ के बराबर आपके पास ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। यानी कि और देखिए लेफ्ट साइड से y कट गया तो इधर से भी जो संख्या कटेगी वो किसकी वैल्यू होगी? y की। तो देखिए लेफ्ट साइड से केवल y हटा है तो राइट साइड से जो भी हटेगा वो y की तो वैल्यू, क्योंकि ये दोनों साइड क्या दिया? एक दूसरे में आपस में बराबर दिया हुआ है। दोनों साइड क्या दिया है? बराबर दिया है। यानी कि लेफ्ट साइड से अगर y कट के हट गया तो राइट साइड से जो भी कटेगा वो किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी, ठीक है। किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी। तो अब देखिए हम देखते हैं क्या क्या हटता है यहाँ से। तो इधर से तो y कट गया। अब इधर देखिए ये दोनों संख्या आप देखेंगे किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 11 से। 11 दूनी कितनी होती है? 22 और 22 अब बचे कितने यहाँ पे? 6। 11 6 कितना होता है? 66। यानी कि यहाँ पे आ गया 26 और इसको 11 से काटेंगे तो 11 7 77 होता है, यानी 70 आ गया। यानी कि b जो है, b की वैल्यू यानी y की जो वैल्यू है वो कितनी आई? पहले तो आ गई आपके पास, हमने किससे काटा? 11 से काटा। उसके बाद देखिए फिर किससे कटने वाला है? 2 से कट जाएगा। 2 से कितने कटेगा? 13 बार में। और फिर से कितनी बार में कट जाएगा? 35 बार में। यानी कि देखिए 70 कितने में कटेगा? 35 बार में। यानी कि एक बार तो 11 से कटा, एक बार 2 से कटा। यानी जो आपके पास y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 11 गुणे 2 यानी कि 22। y की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 11 गुणे 2 कितनी आ गई? 11 गुणे 2 और 11 गुणे 2 यानी कि 22। यानी y की वैल्यू निकले क्या आ गई आपके पास? 22। y की वैल्यू क्या आ गई? 22।
अब देखिए ऊपर कौन सी संख्या बची है, केवल 13 बचा है, और नीचे कौन सी संख्या बची है, केवल 35 बचा है। अब इधर देखिए ऊपर कौन सी संख्या बचा है, केवल x बचा है। क्या बचा है, केवल x बचा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 13। और इधर नीचे क्या बचा था, केवल z बचा था, और इधर नीचे क्या बचा था, केवल 35 बचा था, यानी z की वैल्यू क्या हो गई 35। नहीं 13 35, और y की वैल्यू अभी हमने निकाला 11 गुणे 2 कितना होता है 22। ठीक है, 11 गुणे 2 कितना होता है 22, यानी y की वैल्यू आ गई 22। तो हमको जोड़ना है इन तीनों को कि 13 में 22 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को कितना 5, और 5 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 10, 5 5 10 का क्या होगा आंसर 0। और हासिल कितना आया 1। अब देखिए 1 2 3, अब 5 कितना होता है 3 3 कितना 6 1 7, यानी कि जोड़ने पर कितना आ रहा है 70, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा क्या 70। आंसर क्या हो जाएगा 70। ठीक है, इस बार हम इस क्वेश्चन को हम आपको एक बार और समझाएंगे। देखिए हमारे पास 3 नंबर दिए गए थे जो क्या है एक दूसरे से सअभाज्य हैं, और बोला पहले 2 की गुणा, यानी कि अगर हम संख्या मान लेते हैं एक्स वाई और जेड, तो पहले 2 की गुणा यानी एक्स की जब हम लोग वाई में गुणा करेंगे, क्या करेंगे वाई में गुणा करेंगे। रुकिए एक मिनट, इसको हम सबको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फिर से दोबारा समझाते हैं। 3 अभाज्य संख्याएं हमारे पास मान लिया हमने, 3 अभाज्य संख्या को क्या मान लिया एक्स वाई और क्या मान लिया, एक मिनट, हमने क्या मान लिया, तीनों अभाज्य संख्याओं को एक्स वाई और जेड मान लिया। पहली अभाज्य संख्या, दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या नहीं सहअभाज्य संख्या है। तीनों नंबर क्या है सहअभाज्य संख्या है। तो पहली संख्या को एक्स मान लिया, दूसरी को वाई मान लिया, तीसरी को जेड मान लिया। तो बोल रहा है अगर पहली 2 की गुणा यानी एक्स की गुणा अगर हम लोग वाई में करते हैं और तो आंसर 286 आ रहा है, और बाद वाली दोनों को गुणा अगर वाई में हम लोग जेड की गुणा करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 770 आ रहा है। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया भाग कर दिया। तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड से केवल वाई कट रहा है, तो राइट साइड से भी जो भी कटेगा वो किसकी वैल्यू होगी वाई की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट से वाई कट गया तो राइट से भी तो जो कटेगा वो वाई की ही वैल्यू होगी। तो इसको जब हमने काटा तो हमने देखा कि 22 से, किससे काट रहे हैं 22 से। देखिए 22 से आप काटेंगे तो 22 से कम कितना होता है 22, और यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 6, तो 22 दिया कितना होता है 66, यानी ऊपर 13 आ गया, और नीचे काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड से कौन सी संख्या हटी है केवल 22 हटी है, क्योंकि 22 हमने काटा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। अब ऊपर इधर x बचा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, और इधर क्या बचा z की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। यानी 13 22 और 35 इन तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यही बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए 13 22 और 35 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 22 और 13 जोड़ेंगे कितना होगा 35, और 35 से 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70, यानी कि जोड़ने पर कितना आ रहा है आंसर 70 आ गया। ठीक है।